बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर ने 1913 में अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया और बोहर ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की ट्रेजेडी बताई अराउंड द न्यूक्लियस। बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी इन 19th सेंचुरी। इसके बाद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1910 में। ठीक था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी तक तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ठीक था कि न्यूक्लियस एटम के सेंटर में होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। रदरफोर्ड ने जहां तक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था या इलेक्ट्रॉन्स के पाथ या ट्रेजेडी अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसके बारे में इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द स्पाइरल पाथ में घूमता है। जैसे ये एक स्पाइरल पाथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है और अल्टीमेटली इसमें घूम घूम कर न्यूक्लियस के करीब आ जाता है। अगर तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द स्पाइरल पाथ में घूमता है तो फिर इस केस में एटम का कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, यानी एटम को एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम अब कैसे बनेगा? जब एटम इस स्पाइरल पाथ में घूमेगा तो आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के करीब आता जाता है और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता जाता है तो इसकी एनर्जी कम होती जाती है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा इस स्पाइरल पाथ में मूव करते हुए, तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, यानी ये कुछ एनर्जी की वेवलेंथ्स को इमिट करेगा और वो जो एनर्जी की वेवलेंथ है वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में इमिट होंगी। जैसे यहाँ पर अगर 1 किलो जूल पर मोल की एनर्जी इमिट हुई है तो फिर 2, 3, 4, 5 हर किस्म की एनर्जी की वेवलेंथ यहाँ से इमिट होगी। तो इस केस में एटम का कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन हकीकत में एटम लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। एटम का कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है, यानी उस स्पेक्ट्रम में सर्टेन डिस्टिंक्ट वेवलेंथ्स प्रेजेंट होती हैं। एटम के इस लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। बोहर के अकॉर्डिंग एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो रदरफोर्ड ने ही कर दी थी। बोहर के अकॉर्डिंग पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है और उन पाथ्स की सर्टेन डेफिनेट एनर्जी होती है, इसलिए इनको एनर्जी लेवल्स या फिर ऑर्बिट्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सिर्फ इन एनर्जी लेवल्स में ही घूम सकते हैं। इन एनर्जी लेवल्स के दरमियान में जो रीजन है इसको नोडल रीजन कहा जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूमते। बोहर एटॉमिक मॉडल का पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डेफिनेट पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट है बोहर एटॉमिक मॉडल का, As long as electrons remain in one orbit, it neither emits nor absorb energy. इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एक ही ऑर्बिट में रहेगा तो उसकी एनर्जी ना एब्जॉर्ब होगी ना इमिट होगी। एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल से बाहर वाले शेल में आएगा या बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल की तरफ जाएगा। थर्ड पॉइंट है एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जब भी इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल से बाहर वाले शेल की तरफ आएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है और बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है। तो ये जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तभी ही इसकी एनर्जी बढ़ेगी और वो बाहर वाले शेल में आने के काबिल होगा। इसके बरअक्स अगर तो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल में जाएगा, यानी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करेगा। इस केस में एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी की क्वांटिटी डिपेंड करेगी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ दीज टू शेल्स। अगर इन दो शेल्स के दरमियान में ये जो डिफरेंस है एनर्जी का ये 5 किलो जूल पर मोल है, तो बाहर से अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी और अगर इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर आएगा तो इलेक्ट्रॉन को 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एटम के हर शेल का अपना एंगुलर मोमेंटम होता है और उसको mvr से रिप्रेजेंट किया जाता है। mvr बराबर होता है nh डिवाइडेड बाय 2 पाई के, वेयर n इज द शेल नंबर। n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। पहले शेल के लिए यहाँ पर आपने 1 लगाना है, दूसरे के लिए 2 लगाना है और इस इक्वेशन में h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट और h की वैल्यू है 6.628 रेज़ टू द पावर -34 जूल्स सेकंड। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब भी किसी चीज को तरतीब से जोड़ा जाए तो वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। किसी भी चीज के कंपोनेंट्स को तरतीब वाइज रखा जाता है तो वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे ये सन है तो सूरज की तरफ से जो रेडिएशंस आ रही होती हैं वो बुनियादी तौर पर 7 कलर्स पर मुश्तमिल होती है
और वो 7 कलर्स एक दूसरे के अंदर मिक्स हुए हुए होते हैं, उनके दरमियान में डिस्टिंक्शन नहीं होता। लेकिन इसी सनलाइट को अगर हम प्रिज्म के अंदर से गुजारेंगे तो प्रिज्म क्या करेगा, सनलाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देगा। सनलाइट के जो 7 कंपोनेंट्स हैं इनको अलग कर देगा और ये इस तरह से एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो वेवलेंथ के हिसाब से कलर्स को अरेंज किया गया है तो ये स्पेक्ट्रम कहलाएगा, लाइट का स्पेक्ट्रम कहलाएगा। स्पेक्ट्रम दो किस्म के होते हैं, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान में डिस्टिंक्शन होगी तो उसको लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाएगा, और अगर किसी भी चीज के डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे के अंदर मर्ज कर रहे होंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाएगा। जैसे रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं और वो एक दूसरे के अंदर मर्ज कर रहे होते हैं, उनमें कोई डिस्टिंक्शन या बाउंड्री नहीं होती, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाएगा। एटम हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है क्योंकि एटम के एनर्जी लेवल्स डिस्टिंक्ट होते हैं, हर एक लेवल की अपनी एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ इन एनर्जी लेवल्स में पाए जाते हैं। इन एनर्जी लेवल्स के दरमियान में जो रीजन है इसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाएगा। जब बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, और जब अंदर वाले शेल से बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो हम मान लेते हैं पहले शेल की एनर्जी है 5 किलो जूल पर मोल, दूसरे की है 10 किलो जूल पर मोल, तीसरे की है 20 किलो जूल पर मोल। इन दो शेल्स के दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस है 5। तो इन दो शेल्स के दरमियान में जब भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा तो 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी इन्वॉल्व होगी। इस एटम के स्पेक्ट्रम की जो पहली लाइन बनेगी वो 5 किलो जूल पर मोल पर बनेगी। इन दो शेल्स के दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस है 10। इन दो शेल्स में जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा तो 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी इन्वॉल्व होगी। तो इस एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें एक लाइन 5 किलो जूल पर मोल पे आएगी और दूसरी लाइन 10 किलो जूल पर मोल पे आएगी। इन दो लाइंस के दरमियान में एक खाली रीजन होगा और ये दोनों लाइंस एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट होंगी। तो इस तरह से एटम लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। अभी एक छोटा सा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर मॉडल की पहली डिफेक्ट है कि बोहर सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के स्पेक्ट्रम को डिस्कस करता है, जैसे ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। सेकंड डिफेक्ट बोहर एटॉमिक मॉडल का है कि बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम का जो स्पेक्ट्रम है उसमें फाइन लाइंस थी, लेकिन जब इस स्पेक्ट्रम को हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखा गया तो एक लाइन काफी सारी लाइंस पर मुश्तमिल थी और बोहर इस स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरी डिफेक्ट है कि बोहर ने एटम का प्लेनर स्ट्रक्चर बताया था। एटम के इर्द गिर्द जो शेल हैं वो एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में एटम का प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि जो शेल हैं ये 3 डायमेंशनल प्लेन्स में पाए जाते हैं। ज़ीमैन इफेक्ट में जब भी बोहर के फाइन लाइन स्पेक्ट्रम को हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग हो जाती है। ये स्प्लिटिंग अब किस वजह से होती है? ये स्प्लिटिंग इसलिए होती है कि एटम के अंदर जो शेल्स होते हैं वो फर्दर सब शेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और सब शेल्स के फिर डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं। तो ये स्प्लिटिंग इस वजह से होती है और इस स्प्लिटिंग को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और जब स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही होती है तो फिर उसको स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। ये जो स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग हुई है बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सप्लेन करता है कि हर सब शेल की डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है। अब एस सब शेल की कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, ये 3 डायमेंशनल प्लेन में स्फेरिकल पाया जाता है। पी सब शेल की 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। पी सब शेल का एक लोब एक्स एक्सिस पे पाया जाता है, दूसरा लोब वाई एक्सिस पे और तीसरा लोब जेड एक्सिस पे पाया जाता है। डी सब शेल की 5 ओरिएंटेशंस होती हैं और एफ सब शेल की 7 ओरिएंटेशंस होती हैं। तो ये थे डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल।